वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यूएई के दौरे के दौरान किया गया बाकायदा इस्तकबाल। सदर शेख मोहम्मद जायद अल नहयान के साथ की वफ्द सतह की बातचीत। 2 मफाहमतनामों का भी किया गया तबादला। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के बाद वतन के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एजाज में फ्रांस के सदर ने किया इशाइये का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर मैक्रों ने भारत फ्रांस की मजबूत दोस्ती को सराहा। दोनों लीडरों ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम की मीटिंग में लिया हिस्सा। तिजारत के शोबे में दो फरीकी ताउन में हो रही पेशरफ्त पर किया खुशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और सदर मैक्रों ने मुश्तरका बयान में भारत फ्रांस रिश्तों की मजबूती पर दिया जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिफाई ताउन हमारे रिश्तों का है एक मजबूत सुतून। फ्रांस की मशहूर हस्तियों ने वज़ीर-ए-आज़म से की मुलाकात। महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहत रसानी मुहिम जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद मौके पर पहुंचकर राहत रसानी मुहिम की निगरानी की। राहत मुहिम में भारतीय फौज जोरों शोर से मसरूफ। और विंबलडन में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन को मिलेगी आज नई चैंपियन। खवातीन सिंगल्स के फाइनल में आज ऑन्स जेब्यूर का मुकाबला चेक खिलाड़ी मार्कीता वोंड्रा ओसोवा से होगा। वहीं दूसरी तरफ मर्दों के सिंगल्स जुमरे के खिताब के लिए जोकोविच का मुकाबला इतवार को कार्लोस अल्कराज से। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे के बाद वतन के लिए रवाना हो गए हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने अबू ज़हबी के सदर की रिहाइशगाह कसर अल वतन में सरकारी तकरीबात में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद सतह की बातचीत हुई, जिसमें दोनों फरीकों ने तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती तबादलों जैसे वसी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमतनामों पर तबादला ख्याल हुआ। यूएई के एक रोजा दौरे पर अबू ज़हबी पहुंचने पर पीएम मोदी का सरकारी तौर पर खैर मकदम किया गया। इस दौरान यूएई के सदर शेख मोहम्मद जायद अल नहयान भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी का ये दौरा दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात को एक नई जहत देने वाला है। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम उमूर पर बातचीत हुई, जिससे तरक्की की बहुत सी राहें खुलेंगी। भारत यूएई जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तवानाई, तालीम, सेहत की देखभाल, खुराक की हिफाजत, फिनटेक, दिफा और सकाफत जैसे मुख्तलिफ शोबों में इसे आगे ले जाने के जराये की निशानदही करने का एक मौका रहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोप 28 के चेयरमैन और अबू ज़हबी नेशनल ऑयल कंपनी के ग्रुप सीईओज डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबिर से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद तवानाई के शोबे में ताल्लुकात को मजबूत बनाना और ताउन के नए मौके तलाश करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहदा अरब अमारात के सरकारी दौरे की मुनासबत से गुज़िश्ता रोज दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा में भारतीय कौमी परचम के रंग दिखाए गए। और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के दौरे फ्रांस पर सदर इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस के लोविरे म्यूजियम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के एजाज में शाइया दिया। फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ब्रेगिट मैक्रों ने पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 25 सालों में दुनिया ने बहुत से उतार चढ़ाव और मुश्किल वक्त का सामना किया है, लेकिन फ्रांस और भारत की दोस्ती बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम न सिर्फ दोनों ममालिक की फलाह बहबूद बल्कि आलमी अमन और सलामती के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शराकत दारी आलमी बहबूद के लिए एक कुव्वत है।
फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एलएसी पैलेस पहुंचने पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत हुई। इस दो तरफा मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत को फ़ख्र का लम्हा करार दिया। उन्होंने भारत और फ्रांस के दरमियान करीबी ताल्लुकात को जमहूरियत, मसावत और भाईचारे की मुश्तरका अक़दार से मंसूब किया। 25 साला स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस को कुदरती शराकतदार करार दिया और काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, मसनूई जहानत, सेमी कंडक्टर्स, साइबर और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में आगे बढ़ने पर जोर दिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने एलएसी पैलेस पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह की बातचीत हुई। इस दो तरफा मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत को फ़ख्र का लम्हा करार दिया। उन्होंने भारत और फ्रांस के दरमियान करीबी ताल्लुकात को जमहूरियत, मसावत और भाईचारे की मुश्तरका अक़दार से मंसूब किया। 25 साला स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस को कुदरती शराकतदार करार देते हुए काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, मसनूई जहानत, सेमी कंडक्टर्स, साइबर और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में आगे बढ़ने पर जोर दिया। दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के लोकतांत्रिकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण सुरक्षा हमारी साझा और मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में हमने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया था, जो अब एक मूवमेंट बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस के शोबे में फ्रांस के साथ शराकतदारी की तवक्को जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफाई ताउन को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का बुनियादी सतून करार दिया। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सिविल, न्यूक्लियर, खलाई और जहाजरानी के शोबे में आगे बढ़ने की बात की। यूक्रेन जंग और कोविड-19 की वबा के मनफी असरात के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का अयादा किया कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही हल तलाश किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत देरपा अमन के लिए हर कोशिश करने को तैयार है। हमारा मानना है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। हम मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। फ्रांसीसी सदर ने बैस्टिल डे पर भारतीय मार्चिंग दस्ते की शिरकत को सराहा। उन्होंने भारत के साथ शराकतदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने हिंद बहरुल कायल खत्ते में अमन, सलामती, इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर दिया और दोनों ममालिक के दरमियान रोड मैप पर काम करने की बात की। इंडो पैसिफिक तक जाता है क्योंकि हमारे एक ही दृष्टिकोण है इसके बारे में। हम आधिपत्य से लड़ना चाहते हैं। हम हमारे सशस्त्र बल नियमित बातचीत कर रहे हैं और पूरी योगदान कर रहे हैं ताकि जो शांति है और सुरक्षा है इस क्षेत्र में बनाई रहे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान रहे। ये जो सामरिक आत्मीयता है हमारे दोनों देशों के बीच में। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की अहम शख्सियत से मुलाकात की, जिसमें फ्रांस की बैनुल-अक़वामी लग्जरी ब्रांड शनेल की सीईओ लीना नायर, फ्रांस के एरोस्पेस इंजीनियर और पायलट थॉमस प्रिस्केट और तजुर्बाकार मारूफ योगा इंस्ट्रक्टर शार्लेट शोपा शामिल रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात की।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारोबारी रहनुमाओं ने भी भारत फ्रांस की ताल्लुकात में अपना ताउन दिया। आपसी विश्वास और करीबी साझेदारी की इस शानदार यात्रा में आप जैसे बिजनेस लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं चाहूंगा कि सभी साथी मिलकर के हम दोनों देशों की जो यात्रा है उसको गति दें और अधिक सामर्थ्य दें। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान ये तय हुआ है कि दोनों देश मिलकर रिश्तों का नया अध्याय लिखेंगे, तो साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि साथ मिलकर तीसरे देश के लिए रक्षा उत्पादन करेंगे, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश अपनी साझेदारी को भी बढ़ाएंगे। कैमरामैन कृष्ण कुमार राणा के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, पेरिस। और फ्रांस की कई नामवर शख्सियात ने पेरिस में वजीर आजम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात को अपने लिए एजाज की बात करार दिया। He has the strength that is really uncommon and the determination to convince the people talking with him. He's really impressive, and I think he's here to celebrate this partnership between France and India, and I think it's on one of the very important moments that we are going through history now. It was a great honor for me and the Assembly because I am a very young member of Parliament, so it was very impressive to benefit with such a great man and with the experience as a leader of the great nation which is India. So it was a great honor, and we have discussed about ecology, economy, globalization. I enhanced the issue of the cultural unity between France and India. और खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वजीर आजम मोदी को उनके दौरे फ्रांस के दौरान बेमिसाल अंदाज में नवाजा गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए भारत और फ्रांस के दरमियान मफाहमत का हवाला देते हुए खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने इसके लिए एक तफसीली फ्रेमवर्क तैयार किया है। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक ने सलामती और खुद मुख्तारी के शोबे में ताउन के लिए रोड मैप तैयार किया है। Partnership for security and sovereignty. It takes a very, I would say, comprehensive approach to how India and France would approach their partnership in the space of security and sovereignty. It doesn't look at individual transactions. It doesn't even look at individual segments of it. But it looks at security in the widest possible perspective, reduces it into what specific things could be achieved by the two countries. और सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीमी ताउन पर भी इत्तेफाक राय हुआ है। दोनों ममालिक ने इस हवाले से तफसीली खाका तैयार किया है। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ममालिक ने हिंद बहरुल काहिल में भारत फ्रांस शराकतदारी के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं, जहां कुछ दिन पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कौंसिल खाने की इमारत को जुनूनी लोगों ने आग लगा दी थी और इसके खिलाफ और भारत की हिमायत में आज अमेरिका ने कि भारत निजात लोगों ने इसी कौंसिल खाने के सामने यूनिटी मार्च निकाला। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तजवीज़ देने की आखिरी तारीख में 2 हफ्ते की तौसी कर दी है। कमीशन ने अब राय देने की आखिरी तारीख 28 जुलाई मुकर्रर की है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने बिहार हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि बिहार के नौजवानों, खवातीन, किसानों, तलबा और असातिज़ा के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले बीजेपी कारकुनों को रोकने की नाकाम कोशिश करने के बाद अब बिहार हुकूमत बीजेपी लीडरों और कारकुनों के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज कर रही है। उन्होंने इंतबा दिया है कि नीतीश, तेजस्वी इस बात को गिरह बांध कर रख लें कि बीजेपी के कारकुन इस आमिर हुकूमत की लाठियों से ना तो पीछे हटने वाले हैं और ना ही उनके जरिए दर्ज किए गए झूठे मुकदमात से रुकने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के हुकूक के लिए लड़ना हमारा अज़्म है। बिहार के अवाम जराइम, बदउनवानी, जाबिर और तरक्की मुखालिफ महागठबंधन हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं।
नित्यानंद राय ने दावा किया है कि बिहार की ये नाकारा, बदउनवान और मुजरिमों को तहफ्फुज देने वाली हुकूमत के खिलाफ अवाम में शदीद नाराजगी है। बिहार के अवाम इस जालिम हुकूमत की एक एक लाठी का हिसाब लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां जमुना में सैलाब के बाद दिल्ली की हालत बहुत खराब है। जमुना के पानी की सतह अगरचे कुछ नीचे आई है, लेकिन बहरान अब भी बरकरार है। लाल किले से लेकर ITO, यमुना बाजार, लोहा पुल समेत दिल्ली के कई हिस्से पानी से भरे हुए हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने सूरत हाल से निपटने के लिए ITO समेत मुख्तलिफ मकामात पर जमुना का दौरा किया। फौज, NDRF, दिल्ली जल बोर्ड, महकमा आबपाशी और सैलाब और दिल्ली हुकूमत के दीगर महकमे दिल्ली में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसमान आमतौर पर अब्र आलूद रहने के साथ ही बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हमारे नामानिगार चंद्रशेखर ने जमीनी सतह की सूरत हाल का जायजा लिया। का जो वाटर लेवल है वो 207.58 मीटर है, लेकिन अभी भी ख़तरा जो है वो टला नहीं है। अभी भी यमुना ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही है और ये ख़तरा तब तक रहेगा जब तक कि ये ख़तरे के निशान से नीचे की ओर नहीं आती है। राजघाट में इस वक्त मैं खड़ा हूँ और राजघाट में जो स्थिति है वो ये है, ठहरा हुआ पानी है, इसकी निकासी अब तक नहीं हो पाई है। लुटेंस जोन से बहुत नज़दीक ये इलाका है और इसी प्रकार से यमुना पार के जितने भी इलाके हैं, गलियों की अगर बात करें तो कम से कम 5 फुट या 4 फुट से 5 फुट के करीब वहाँ पर पानी अभी भी वाटर लॉगिंग हो रखी है और इसके अलावा जो डूब क्षेत्र है वहाँ भी 10 से 15 फुट पानी जो है वो पहुँचा हुआ है। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। येलो अलर्ट या दिल्ली में जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। ऐसे में अगर बारिश होती है तो पानी का जो जल स्तर है वो भी ऊपर की ओर उठेगा। और अभी जो जहाँ तक राहत और बचाव कार्य की बात है तो NDRF की 16 टीमें मौके पर मौजूद है और हर टीम में तकरीबन 25 लोग हैं। तकरीबन इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1500 से ऊपर जो NDRF के जवान हैं वो जान माल की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। इसके अलावा पशुओं को भी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की मुहिम लगातार जारी है और इसके अलावा ये कोशिश की जा रही है कि ये जो पानी जो वाटर लॉगिंग है इसको किस प्रकार से निकासी की जा सके। तो देखने वाली बात है कि अगले 3 से 4 दिन में अगर ये पानी की निकासी होती है तो इसके बाद मलेरिया या फिर डेंगू जैसी बीमारियों से रोकथाम के लिए भी एक मुहिम चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये देखना यह है कि 3 से 4 दिन में क्या ये पानी यहाँ से साफ़ हो पाता है या फिर अभी कमोबेश स्थिति जो है जस की तस बंद रहती है। कैमरामैन जगपाल के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, राजघाट। और दिल्ली में जमुना की आबी सतह में इजाफे के बाद पानी शहर में दाखिल होने पर पानी को काबू में किया गया है। फौज के कर्नल तेजेंद्र सिंह ने बताया है कि फौज के जवानों ने ITO में जमुना बैराज पर बांध बनाकर जमुना के पानी को रोका है। एरिया का जायजा लिया, हमने अपने रिसोर्स को मास्टर किया और तकरीबन 1:30 पे हमने अपना काम शुरू किया। हमने जो काम किया है जो आपके यहाँ पर अगर दिखा सकते हैं तो हमने एक बंद कंस्ट्रक्ट किया है जो प्रिवेंट कर रहा है जो यमुना का पानी आपका टूवर्ड सिटी जा रहा था उसको रोकने में के लिए बनाया गया ये बंद की लेंथ अराउंड 130 मीटर्स है। और बताना चाहूँगा कि जब हम यहाँ पर आए थे अगर आप देख सकते हैं तो पानी का लेवल काफ़ी ऊंचा था और उसका जो फ्लो था वो भी बहुत तेज़ था। तो थोड़ी चैलेंजेस थे पर ऑफ कोर्स एज आर्मी वी हैव ओवरकम दोस चैलेंजेस एंड सक्सेसफुली मेड अ बंद, जिसके कारण अभी पानी सिटी की तरफ एटलीस्ट इस तरफ से तो नहीं जा रहा है। और बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने दिल्ली में सैलाब की सूरत हाल के लिए दिल्ली की आप हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली हुकूमत ने बरवक्त कदम उठाया होता तो आवाम को आज इस सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि हम भारतीय फौज और NDRF का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हर कदम पर आवाम की मदद की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ सैलाब पर सियासत करते रहे। इंडियन आर्मी वो काम कर रही है जो एक चुनी हुई दिल्ली की सरकार को एक निठल्ले, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय सेना को, NDRF की टीम को, तमाम ऐसे नागरिक हैं जो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली में कोविड, फिर पराली और अब पानी का बहरान है। दिल्ली हुकूमत हर वक्त अपनी नाकामी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराती है। अगर वो सियासत के बजाय दिल्ली के अवाम के लिए काम करती तो आज दिल्ली में सैलाब की सूरत हाल ना होती। अब जल का संकट आया यहाँ दिल्ली में, हम देख रहे हैं किस तरह से पानी जगह जगह भरा हुआ है। अब बता रहे हैं कि गलती हरियाणा की सरकार की है और ये दुख होता है कि उनके मंत्री जिनको अभी कार्य करना है वो कह रहे हैं ये षड्यंत्र हो रहा है। और दिल्ली हुकूमत अभी तक पानी की निकासी का इंतजाम नहीं कर पाई है। पानी भरी सड़कों के दरमियान लोगों को कई बीमारियों का खतरा है। डीडी न्यूज की नुमाइंदा काजल साहू ने सूरत हाल का जायजा लिया। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ में खड़े हैं। ये एक ऐसा रोड है जो सबसे व्यस्ततम रोड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस है। सेल टैक्स ऑफिस है, आईटीओ ऑफिस है, आयकर विभाग का ऑफिस है, ऐसे बहुत सारे तमाम सरकारी ऑफिसेस, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, ऑफिसेस यहाँ पर है। ये एक बड़ा एरिया माना जाता है। ICAI का भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है। पास में ही यहाँ पर इंडिया गेट का रास्ता गया है, राजीव चौक के लिए रास्ता गया है, लेकिन लोगों को इस रास्ते पर आने के लिए रोक लगा दी गई है। वाहन इस रास्ते पे नहीं लाया जा रहा है क्योंकि इस इलाके में आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितना पानी भरा हुआ है। लोग तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं क्योंकि ये यमुना का पानी है जो ओवरफ्लो होकर शहर के बीचों बीच घुस गया है और ये पानी जो है इसे अभी तक ड्रेन नहीं किया गया, इसे अभी तक पंप आउट करके बाहर नहीं फेंका गया है क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस तरह से जा रहे हैं। डीडी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ काजल साहू, ITO दिल्ली। और उत्तराखंड के चमोली जिले में मुसलसल बारिश के बाद कई मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए हैं। जिले में ताज़ा तरीन वाक़े में बद्रीनाथ कौमी शाहरा पर पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने की वजह से सड़क बंद हो गई है। पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वाक़े की वीडियो की तस्दीक की है। और उत्तराखंड के कई इलाकों में ज्यादा बारिश की वजह से फसलें ज़ेरे-आब आ गई हैं। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इंतजामिया से रियासत में ज्यादा बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसान का तखमीना लगाने को कहा है। ज्यादा बारिश के बाइस कई सड़कें भी मुतासिर हुई हैं और कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई है। रिलीफ के लिए मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। लक्सर, खानपुर क्षेत्र, हरिद्वार का नगरी क्षेत्र और रुड़की से लेकर पूरे इस क्षेत्र में भगवानपुर से लेकर जो समस्त ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण से फसलें भी जलमग्न हो गई हैं और लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है। सड़क मार्ग भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। नहर के किनारे वाले जो प्रोटेक्शन वर्क थे वह भी प्रभावित हुए हैं। जगह जगह पर भू कटाव हुआ है और इस सब के लिए आकलन करने का हमने प्रशासन को कहा है कि सभी क्षति जो भी हुई है उस क्षति का आकलन करें और फिलहाल अभी लोगों को राहत में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो उसके लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। और रियासत में सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक जानकारी देते हुए उत्तराखंड के पुलिस के डायरेक्टर जनरल अशोक कुमार ने कहा है कि चार धाम सड़कें जो कई दिनों से शदीद बारिश के बाद बंद थीं अब खुल गई हैं, लेकिन महकमे मौसमियात ने 16 और 17 को खास तौर पर देहरादून, टिहरी और हरिद्वार इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है और इसीलिए यहाँ सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिरों को एहतियात के साथ सफ़र करना चाहिए। वहीं लक्सर के इलाके में सैलाब से 60 गाँव मुतासिर हुए हैं और अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। हमारी तमाम टीमें मसरूफ हैं और जो भी इमदादी काम हो सकता है वो किया जा रहा है। भारत की G20 की सदारत में तीसरी शेरपा मीटिंग कर्नाटक के हम्पी में जारी है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत हम्पी में दरियाए तुंगभद्रा के करीब आलमी सकाफती विरसे के मकाम पर मुनक़िद 3 रोज़ा इजलास की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग में एक मुल्क और बैरून मुल्क के मंदुबीन ने हम्पी के अजीम कदीम शहर के सकाफती विरसे और इमारतों को देखा और भारतीय सकाफत और रिवायत से महसूर हुए। मुल्क और बैरून मुल्क से आए मंदुबीन ने भारतीय सकाफत और रिवायत से मशहूर होकर अपनी खुशी का इजहार किया।
incredible. It's so beautiful. It's so well maintained. It's larger than I expected as well. And look at this image. We have a beautiful site here. There's a rainbow. It's beautiful. I'm impressed, but it's not like I'm surprised because every time I've been to India so far, it's been positively impressive. So the G20 presidency has been doing an excellent job of portraying the rich culture or heritage that you have in India. So it's my 4th time in India so far already for G20 business, and every time, as I say, I've been positively surprised. So yeah, I'm very much impressed by Hampi. No, this is a very impressive place to visit, and very grateful to our Indian hosts for showing us what was an empire several centuries ago. And it's also a good way to learn lessons from the history, and we're very impressed and very grateful to be here. मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का कन्वेनर बनाया गया है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर को मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का कन्वेनर मुकर्रर किया है। बीजेपी का कहना है कि ये तकर्री फौरी असर से नाफिज होगी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी है। यात्रियों का एक और काफिला आज सुबह श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ। यात्रा के आगाज से अब तक 1 लाख से ज्यादा अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। और विमिल्टन में खवातीन सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में आज छठी सीड याफ्ता ऑन्स ज़ेब्यूर का मुकाबला चेक खिलाड़ी मार्केता से होगा। ज़ेब्यूर मुसलसल दूसरी बार विमिल्टन के फाइनल में पहुंची हैं। 3 बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाने वाली ज़ेब्यूर अपने पहले ग्रैंड स्लैम टाइटल के लिए पुरुम्मीद हैं। वहीं मार्केता ओपन एरा की पहली गैर सीड खिलाड़ी हैं जिन्होंने टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स जुमरे के खिताबी मुकाबले में रसाई हासिल की है। सर्बिया के तजुर्बेकार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। जोकोविच ने जुमे को खेले गए मर्दों के सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर को शिकस्त दी। दिफाई चैंपियन जोकोविच 9वीं मर्तबा विंबलडन के फाइनल में पहुंचे हैं और इसके साथ ही जोकोविच ने 35वीं मर्तबा ग्रैंड स्लैम के फाइनल में अपनी जगह यकीनी बना ली है। उन्होंने 8वीं सीड याफ्ता सिनर को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। जोकोविच ने यह मैच 6-3, 6-4, 7-6 से जीता। अब वो रिकॉर्ड 8वीं मर्तबा विंबलडन जीतने से एक कदम दूर हैं। 36 साला जोकोविच इतवार को मुसलसल 5वीं मर्तबा विंबलडन के फाइनल में दाखिल होंगे, जहां उनका मुकाबला आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्कराज से होगा। अगर जोकोविच इतवार को चैंपियन बन जाते हैं तो वो रॉजर फेडरर के 8 विंबलडन टाइटल की बराबरी कर लेंगे। जोकोविच के पास मुसलसल 5वीं मर्तबा चैंपियन बनने का मौका है। दूसरी जानिब आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रूस के डैनियल मेदवेदेव को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। अल्कराज ने मेदवेदेव को 6-3, 6-3, 6-3 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इतवार को खेला जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।